में हमारा रिसर्च स्टेशन है, वहां से जो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर खालिद इकबाल राजपूत साहब, इनकी बड़ी मेहरबानी है कि ये इन्होंने अपना कीमती मसरूफियात में से अपना टाइम निकाला हमारे लिए। ये आपकी खिदमत में वो सारी अपनी रिसर्च वर्क आपके साथ शेयर करेंगी। इन्होंने रियल टाइम एक्सपीरियंस की हैं सारी चीजें, और वो सारी रिकमेंडेशन आप लोगों को बताएंगे जो इस इशू को कंट्रोल करने के लिए होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खालिद इकबाल राजपूत साहब को कि वो अपनी बातचीत का आगाज करें। ओवर टू खालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम खालिद इकबाल राजपूत, मैं डायरेक्टर प्लांट डिजीज रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडरजाम में मेरी पोस्टिंग है। जैसे कि आज मधु आपने किया है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे जो सिंध के ग्रोवर्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान थे और इसमें हम भी ज़्यादा उसमें टेंशन में आ गए थे क्योंकि एकदम डिक्लाइन की तरफ ये क्रॉप जारी थी। तो फिर हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन हुई, हमने जुलाई और अगस्त में बाकायदा पूरे सिंध का जहाँ जहाँ ये इसकी नर्सरी लगती है, जहाँ जहाँ ये क्रॉप लगती है या जहाँ जहाँ ट्रांसप्लांट किया गया, हमने उसको थारोली उसको विजिट किया, सैम्पलिंग की और बाकायदा इस चीज़ को हमने डायग्नोज बल्कि ना हमने किया बल्कि दूसरे इदारों को भी हमने सैंपल भेजे। हमारे ध्यान में ये था कि शायद ये डैम्पिंग ऑफ जो आमतौर पे जो नर्सरी में जो प्रॉब्लम होती है, डैम्पिंग ऑफ एक बीमारी आती है फंगल, वो आती है ना, हमारे ध्यान में तब होगी। अब उसके लिए पीथेम आता है, राइजोक्टोनिया आता है, फ्यूजेरियम आती है, ये फंगस आते हैं। लेकिन जब हमने सर्वे किया तो हमें लगा कि एक अलग सी चीज़ नज़र आ रही है ना। फिर ग्रोवर्स ने हमें ज़्यादा कंप्लेन की कि सर ये डैम्पिंग ऑफ का इशू नहीं है और ये कुछ दूसरा इशू चल रहा है। फिर हमने सर्वे किया, सर्वे का जो कंक्लूजन था, जो हमारा मैंडेट था, वो हमारा खास तौर पे हुसड़ी रिसर्च स्टेशन तो था ही था, उसके अलावा हमारे पास टोंडा मोहम्मद खान था, बदीन था, मातली था, नसरपुर था, मीर खास था, टंडोलियार और मटियारी हमारा यहाँ पर नर्सरी का, और हाला, ये मटियारी जो हाला जो मटियारी का अंदर आता है, वहाँ ये इसका हब है, वहाँ पर जहाँ पे नर्सरी लगती है। तो बाकायदा हमने सर्वे वगैरह किए, तो सर्वे से हमें ये हमारी जो है कैलकुलेशन है, जो हमारी आइसोलेशन है, हमने जो लेबोरेटरी में आइसोलेशन की, उसमें हमें फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम मिला जो कि डंपिंग ऑफ डिजीज काज करता है। हमने फिर यही सैंपल हमने भेजे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी वालों ने डैम में उसमें नर्सरी में से और प्लांट में से हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? जी डॉक्टर साहब आ रही है, वो आप जारी रखें प्लीज। जी हाँ, तो फिर हमने सैंपल वो यूनिवर्सिटी वालों को भेजे, उनकी हमने देखते हैं इनकी फाइंडिंग क्या आती है। उन्होंने भी पीथियम और राइजोक्टोनिया निकाला हेलो नर्सरी से। खबर साहब हमें अटेंड करें। आप म्यूट कर दें सारों को, खबर म्यूट कर दें। सर आवाज आ रही है मेरी? जी डॉक्टर साहब आ रही है, आप जारी रखें। अच्छा, तो फिर सर हमने क्या किया, हमने वही सैंपल ECSIR कराची, NARC इस्लामाबाद हमने भेजे। उनकी भी रिपोर्ट हमारे पास आ गई थी क्योंकि हम बड़े क्विक सर्विस में थे, हमने उनकी रिपोर्ट ली, तो उन्होंने भी, लेकिन आयुब रिसर्च वालों ने वहां भी हमने भेजा था फैसलाबाद, यही सैंपल ना, उन्होंने बैक्टीरिया निकाला उस सैंपल से, लेकिन उनके पास फंगल और नेमाटोड नहीं आए थे। लेकिन जो सैंपल हमने भेजे NARC इस्लामाबाद, उन्होंने निकाला सॉफ्ट बैक्टीरिया और फ्यूजेरियम और एंथ्रेक्नोज, जो कि हमारे पास भी निकला था। तो हम चारों इदारों के जो थे, जो उन्होंने डायग्नोज किए थे, जो पैथोजन निकाले थे, उनको सबको मद्देनजर रखते हुए फिर हमने एक अपनी फाइंडिंग की। अब असल में क्या होता है कि डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है कि डैम्पिंग ऑफ में दो तरह की डिजीज होती है ना, ये कि वो दो तरह से जाहिर करती है निशानात बीमारी के। एक तो वो सीड जब आपका निकल रहा है उस वक्त, और सीड निकलने के बाद। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी जैसे ही आपकी नर्सरी हुई तकरीबन 1.5-2 महीने की, तो ये प्रॉब्लम उसमें आ रही थी। अब इसमें भी सिम्टम्स उसी तरह के होते हैं कि पहले येलोइश हो जाता है, फिर व्हाइट हो जाता है और फिर उसकी डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। डैम्पिंग अप में भी यही कंडीशन होती है सिम्टम्स की। तो बहरहाल हमने जब ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखा तो हमें ये पता चला इसके अंदर पैथोजिन जो है हमें मिला है वो फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया और पीथियम मिला है, जो कि पैथोजिन को काज करता है, इसको पीथियम को, और एक हमें मिला बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया के सर मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि बैक्टीरिया का हमारे पास सिंध में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम पिछले कई सालों में हुआ नहीं है। ये फर्स्ट टाइम है कि बैक्टीरिया हमें मिला है, और बैक्टीरिया आमतौर पे वहाँ मिलता है जहाँ पे आपका पानी खड़ा हो,
जैसे कि पिछले साल जो बरसात हुई थी हमारी, उसके अंदर पानी हमारी फील्ड में तकरीबन जो लो लाइंग एरिया था वहाँ पे 5 से 6 महीने खड़े रहे थे। अगर आप अपर सिंध पे चले जाए तो वहाँ पे 7-8 महीने पानी खड़ा रहा था। अब इन हमारे पास जब हमने ये सर्वे किया और रिपोर्ट हमने फाइनल की तो हमारे जहन में 2 बातें आई। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर के, इस सारी चीज़ों का कंक्लूजन, इसका सारी चीज़ों का रिकमेंडेशन हमें जो हमें मिला वो 2 हमें मिला। एक तो मैंने अर्ज की कि ये हमें फंजाई और बैक्टीरिया में मिला। दूसरा सर इससे ज्यादा जो बड़ा फैक्टर था वो बीमारी से भी ज्यादा था, वो ये था कि पिछले साल आपको याद होगा सर सिंध में बरसात बहुत ज्यादा हुई थी। तो उसमें क्या हुआ कि पानी खड़ा था, तकरीबन 5-6 महीने खड़ा रहा ना। उसमें क्या हुआ कि आपका जो पानी जो खड़ा हुआ था, आपके जो न्यूट्रिएंट्स जमीन में जो होते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे हो गए लीच डाउन और आपकी वाटर टेबल ऊपर आ गया और आपका जो साल्ट था वो ऊपर आ गया ना। जब लीच डाउन हो गया आपके न्यूट्रिएंट तो साल्ट ऊपर आ गया। और इसकी जो रूट्स होती है ना सर, वो होती है सेंटीमीटर्स के अंदर, ना कि वो इतनी रूट डीप नहीं होती है, सेंटीमीटर में होती है। ऊपर आपका वो क्या नाम है, वो साल्ट था, इसकी सेंटीमीटर्स में रूट्स होती है। तो जैसे ही इन्होंने पनीरी लगाई या पनीरी को ट्रांसफर किया तो साल्ट तो था ना, उसने उसको ग्रो करने नहीं दिया। एक मेजर इशू ये था। उसके बाद जब आपकी सॉइल कंपैक्टनेस की तरफ जाएगी तो डेफिनेटली जितने भी आपके सॉइल बॉर्न पैथोजन है वो प्रमोट होंगे। तो इसके साथ भी यही हुआ है। पहला इशू ये था कि जो भी आपके जो पिछले साल की जो भी थी आपकी पानी की वजह से जो स्टैंडिंग खराब थी या उसमें पानी खड़ा रहा, एक तो वो इशू हो गया। दूसरा से जब उन्होंने वो पनीरे लगाई तो उसके अंदर ये तीनों पैथोजन मैंने जैसे आपको बताया जो कि डंपिंग आपको भी काज करते हैं, पीथियम, राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम और प्लस सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया जो है वो काज करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ग्रोअर्स की फील्ड पे कुछ जल्दी में जो हमसे हो सका हमने जल्दी सेमिनार भी किए, वर्कशॉप भी किए, अवेयरनेस भी उनको दी। अब मसला ये है कि जो नुकसान होना था वो तो हो गया, वो तो ज़ाहिर सीधी सी बात है, वो कंट्रोल की तरफ नहीं आएगा। लेकिन हमारा या हमारे डिपार्टमेंट का यही ऑब्जेक्ट था कि अब आइंदा साल के लिए ये प्रॉब्लम है ना, ये ग्रोअर्स को फेस ना करनी पड़े। और हमारा भी यही मकसद था। और इसमें हमने जो फाइंडिंग निकाली है वो ये है कि अगर अब आप फंजीसाइड्स को कंट्रोल कर रहे हैं और बैक्टीरिया भी इसके अंदर है ना, तो आप कार्बनिज्म 250 ग्राम 120 लीटर पानी में, और उसके अंदर क्योंकि बैक्टीरिया भी इसके अंदर आया है तो सॉफ्ट रॉक जो बैक्टीरिया उसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एक बोतल आती है, वो 60 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इन दोनों को मिला के, एक तो ड्रेंचिंग का हमने कहा है और दूसरा हमने मैनकोजेब मेटालेक्सल जो फंजीसाइड है कॉपर बेस, उसको हमने स्प्रे के लिए कराया है। और जब हमने ग्रोवर्स को रिकमेंडेशन दी आप ये 2 चीजें अप्लाई कराएं, तो फिर हमने इसका फॉलोअप भी लिया। तो सैयद नदीम शाह की जमीन पे हमने ये ट्रायल कराया था। उसके बाद जब ये प्रॉब्लम आई तो हमने उनको कहा था कि आप फंजीसाइड्स का स्प्रे करें, मैनकोजेब मेटालेक्सल। तो उन्होंने स्प्रे किया। 1 हफ्ते के बाद हम वहाँ गए, उन्होंने कहा नहीं, खालिद साहब और हमारी टीम भी थी, पूरी यूनिवर्सिटी के भी थे, उन्होंने कहा नहीं रिजल्ट हमें पहले स्प्रे में मिला है, लेकिन दूसरे स्प्रे में जब हम जा रहे थे तो दोबारा पानी बरसात हो गई। तो हमने स्ट्रिक्टली उनको कहा है। और फिर उसके अलावा नसरपुर में अब्दुल जब्बार मेमन साहब, उनकी नर्सरी सर लगी हुई थी 170 एकड़ के ऊपर, 170 एकड़ की नर्सरी थी जो कि इस बीमारी की वजह से या इस डिजास्टर की वजह से खत्म हो गई थी। जो बच गई थी वहां पे हमने इनको कहा कि आप ये रिकमेंडेशन कराएं, ये एप्लीकेशन करवाएं। उन्होंने वहां पे जो उनके पास बची हुई थी वहां पे उन्होंने दोनों एप्लीकेशन, ट्रेंचिंग भी कराई और उन्होंने स्प्रे भी करवाया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास जो बच गई थी वो हमें होपफुली उनके रिजल्ट मिले हैं और वो अब लश ग्रीन की तरफ जा रही है। और जो प्रॉब्लम था उनका वो काफी हद तक कम हो गया था। लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसको तो ज़्यादा रिकवर हम नहीं कर सकते थे। इसकी मिसाल ऐसे ही है सर, अब जैसे कि एक आदमी को कैंसर हो जाए, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो या कोई ऐसी बीमारी हो, तो वो अगर 70 या 40 60 से ऊपर बीमारी है तो उसके पास डॉक्टर ये कहेगा भाई अब तो आखिरी स्टेज में चल रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर इनिशियल स्टेज में हम करना चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने भी वही तरीका अप्लाई किया। अब जहाँ जहाँ प्रॉब्लम नहीं थी या जहाँ शुरू हुई थी वहाँ मैंने अपने ये 2 एप्लीकेशनें करवाई हैं, ड्रेंचिंग भी करवाया है, स्प्रे भी करवाया है। तो वहाँ पे हमें ग्रोअर्स की फोन आ रहे हैं, कॉल आ रही है, नहीं हमारे पास इसकी रिजल्ट हमें अच्छी मिल रही है। और यही एप्लीकेशन हमने अपने ओनियन स्टेशन उसड़ी में भी करवाई, क्योंकि वो तो वहाँ पे आजकल वो डायरेक्टर दूसरी चेंज हुई है, परवीन अख्तर, तो
तो उनको भी मैंने रिकमेंडेशन दी थी, उनको भी मैंने इनसे रिजल्ट लिया। उन्होंने कहा नहीं खालिद साहब, हमारे पास एप्लीकेशन 2 कर चुके हैं और तीसरी की तरफ हम जा रहे हैं और रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिले इस चीज़ के। तो असल में चीज़ ये है कि असल में ये प्रॉब्लम्स आ तो गई थी, लेकिन डायग्नोज होने में, क्योंकि बैक्टीरिया भी शामिल था इसके अंदर ना, तो वो उसमें डायग्नोज होने में थोड़ा सा टाइम लगा, जिस वजह से ग्रोवर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगला जो सीजन आएगा इंशाल्लाह उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी नर्सरी सर, मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास नर्सरी की जो है ना वो 2 पीरियड होते हैं। एक तो होती है रबी में, होती है खरीफ में। तो खरीफ रबी वाली जो थी ना वो तो डैमेज, इस वक्त जो डैमेज हो चुकी थी ना वो, लेकिन अब आइंदा जो ये लगाएंगे उसके अंदर मैं समझता हूँ कि अगर रिकमेंडेशन हम इनको ये दें ग्रोवर्स को कि आप ड्रेंचिंग भी करें और स्प्रे भी करें, और जब आप सीड लगाएं तो सीड को ट्रीट भी करें किसी फंजीसाइड से, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहरहाल हमारा जो मैंडेट था वो हमने इसको डायग्नोस किया कि इसके अंदर पैथोजिन मतलब फ्यूजेरियम रेजेक्टोनिया और पीथियम है, सॉफ्ट बैक्टीरिया, प्लस हमारा जो सॉइल्स का मसला था वो भी है। अच्छा, उस सॉइल को मद्देनजर रखते हुए सर हमने ये रिकमेंडेशन दी कि अगर आपकी सॉइल, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो लीच डाउन हो गए, अब उस न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्रमोट करिए। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आमतौर पे 16 तरह के न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मुख्तलिफ स्टेजेस में जरूरत होती है। अब वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो प्लांट लेता है हवा और पानी से। अब बाकी जो 13 न्यूट्रिएंट्स बच गए वो तो आप मैक्रो और मैक्रो वो तो जमीन से लेगा। अब वो जब आपके न्यूट्रिएंट्स लीच डाउन हो गए, अब उसको सॉइल्स को कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए फिर हमने सॉइल एनालिसिस भी करवाया, उनकी रिपोर्ट भी हुई। उनकी रिपोर्ट से हमें ये अंदाजा हुआ कि हमें जो पीएच मिली थी ना सर, जिन जिन स्पॉट से हमने डायग्नोस किया पैथोजिन, फ्यूजेरियम या सॉफ्ट रॉट, उनकी पीएच 8.9 में मिली है, 8.9। असल में ओनियन के लिए बेस्ट ग्रो जो कहते हैं कि पीएच है वो होनी चाहिए 6 to 7। और आपकी जो सॉइल है वो हमें जो मिली है, इन एनालाइज में सॉइल जो मिली है वो सिल्ट लोम मिली है। हालांकि ओनियन के बारे में ये है कि ओनियन की कल्टीवेशन या ओनियन की नर्सरी किसी भी सॉइल में हो सकती है, लेकिन बेस्ट अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो आपको सैंडी लूम सॉइल में अच्छी मिलेगी। तो ये भी रिकमेंडेशन हमने सामने रखते हुए हमने फिर सॉइल के हवाले से रिकमेंडेशन निकाली कि 1 बोरी नाइट्रोफास पर एकड़, 2 किलो सल्फर और 8 किलो ह्यूमिक एसिड, ये पर एकड़ अगर अप्लाई कराया जाए तो आपकी जो सॉइल कंपोनेंट्स जो सख्त हो गई है या आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं है या फिर आपकी जो सख्त होगी सॉइल, उसको फर्टाइल करने के लिए पर एकड़ ये एप्लीकेशन हमने करवाई है। और ये पहली शुरुआत हमने कराई है अपने स्टेशन हुसड़ी से। और एक ग्रोअर है अब्दुल जब्बार नसरपुर में, उनको भी हमने रिकमेंडेशन दी है। उन्होंने कहा नहीं हमारी जमीन तैयार होगी इंशाल्लाह हम ये करवाएंगे। और ये जनरल रिकमेंडेशन है सर, ये ओनियन के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने कहा जैसे आपको कहा कि जब ये बरसात हुई तो पूरी की पूरा बेल्ट हमारा डेट पाम देखे तो लोअर से अपर से हमारा तबाह हो गया था, तो ये प्रॉब्लम हमें वहां पे भी नजर आई है। तो ये रिकमेंडेशन जो सॉइल की है जिसमें नाइट्रोफास या सल्फर है या फिर आपका जो है ये ह्यूमिक एसिड है, ये सारी क्रॉप के लिए है, ये ना कि सिर्फ ओनियन के लिए है। इसमें क्या होगा कि आपके अंदर सॉइल के अंदर फर्टाइल आएगी और इसका मैंने कहा इसका जो सीड होता है, इसके जो रूट्स होती है वो सेंटीमीटर में होती है, तो वो अच्छा ग्रो होगा और फर्टाइल होगा और उसको इन्वायरमेंटल एक अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से आपका जो है ये जो प्रॉब्लम आया काफी हद तक रिमूव हो जाएगा। ये 2 चीज हमने देखी है, एक सॉइल का मसला है, दूसरा पैथोजिन का, वो हमने इंशाल्लाह डायग्नोस कर लिया है और ग्रोवर्स को हमने एप्लीकेशन भी करवा दी है। कहीं कहीं से जो हमने जहाँ पे उनके पास क्रॉप लगी हुई थी वहां से हमें फीडबैक भी आया है, हमने विजिट भी किया है, रिविजिट भी किया है, उन्होंने कहा नहीं हमें अच्छे रिजल्ट इसके मिले हैं। तो बहरहाल ये हमारी फाइंडिंग थी जो हमने करंट प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इसको ना कि सर्वे किया और बाकायदा हमने हमारा डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाला, हमने उनको भी ये रिकमेंडेशन दिया ताकि वो एक्सटेंड करे अपने एक्सटेंशन वर्कर को या फील्ड बेलदार या फील्ड असिस्टेंट ये जो भी है, ताकि ये रूट्स लेवल तक ये प्रॉब्लम जाए। तो हमारा उनसे भी रब्ता था, है, उन्होंने भी काफी हद तक इस इंफॉर्मेशन को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू फैलाया है। जी सर। जी सर, खबर साहब।
जी खबर, थैंक यू। खालिद साहब, आपने वर्बली सारा ब्रीफ कर दिया है। हमारी टीम आपको एक्सेस करेगी अभी, तो हमें आपसे ना 2 से 3 मिनट की एक वीडियो चाहिए, और हम रिकॉर्ड कर लेंगे उस वीडियो को, जो हम जो है ना कि जिसमें आप डूज एंड डोंट्स शेयर करें, स्पेशली जो ये जो डिजीज आई है कि लोगों को क्या करना चाहिए। होता क्या है कि हम शेयर करते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं या जितने भी हमारे ये रेलिवेंट स्टेक होल्डर एंड डेटाबेस में होते हैं, उनके साथ हम एक प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं। लेकिन आप एक अपनी वीडियो और उसके साथ, अगर वो हमारी टीम खुद ही बना लेगी, वो अगर आप हमारे साथ शेयर कर लेंगे, तो ताकि ये चीज हम जितना हो सके इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें, जो आप चीजें बता रहे हैं कि ये वे आउट हो सकता है। और उसके अलावा जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमारा तकरीबन 150 मिलियन के करीब जो है ऑनियंस का एक्सपोर्ट रहा है 2021 तक। और लास्ट ईयर ऑल बिकॉज ऑफ फ्लड हमारा बहुत कम हुआ। सबसे ज्यादा हमारा जो ऑनियन जा रहा है वो मलेशिया में जा रहा है, फिलिपाइन में जा रहा है। तो हम नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि हमारा जो वहाँ ट्रेड मिशन है मलेशिया में, उनके साथ भी आपकी मीटिंग कराएं, ताकि वो आपको समझा सकें कि इधर अगर पाकिस्तानी ऑनियन आ रहा है तो उसकी क्या वजह है और इसको फर्दर आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। खालिद राजपूत साहब, आपको थोड़ी एक और भी हेल्प चाहिए होगी आगे फर्दर वैल्यू एडिशन में, कि इसमें हमारे खासतौर जो ग्रोअर हैं कि किस तरीके से अपनी आखिरी जो फाइनल प्रोडक्ट है, खबर आप म्यूट कर दें ये। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो इसमें थोड़ा आपसे भी हेल्प चाहिए होगी कि किस तरीके से कंप्लीट इसका वैल्यू चेन को, किस तरीके से लोग इसकी जो है ना प्रोडक्शन आउट करें, इसको किस तरीके से पैकेजिंग करें, उस पर भी आपकी खालिद साहब हमें हेल्प चाहिए होगी। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, जैसा आप कहें। थैंक यू वेरी मच जी। अब अगर आप आप लोग जी सर, अगर आप चाहें तो वीडियो आप भले बना लें, अगर चाहें तो हम भी बना के आपको भेज सकते हैं। इट विल बी अ ग्रेट फेवर। हमारी टीम आपका कोऑर्डिनेट कर लेती है, तो उसके बाद हम ये, हाँ। और दूसरा हम कोशिश करेंगे कि वहां पे जो फोकस्ड एरिया था, सबसे ज्यादा अफेक्टिव एरिया कौन सा है, कौन सा एरिया है? मटियारी डिस्ट्रिक्ट। मटियारी पे। तो खबर आप राब्ता करेंगे, वहां पे जो एफएम चैनल हैं दूसरे हैं, उन तक भी ये चीज हम तो कोशिश करेंगे, ये चीज हम स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे जी। अगर आप किसी लोगों को क्वेश्चन है तो आप खालिद साहब से कर सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी खालिद साहब, मैं सिर्फ एक दो मोटी सी बातें दो बता दूं, यही आप अपने चैनल के थ्रू ये करना। देखें, प्रॉब्लम आ गई इसमें, हमें 2 चीज मिली है, ये कहना, एक मिला हमें पैथोजिन, एक हमें मिला है बैक्टीरिया। तीसरा जो मेन इशू है, एक तो पैथोजन का, तीसरा हमारे पास सॉइल में वो उसकी एबिलिटी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है, और पीएच उसका हाई हो गया है। अब एक तो आपको डेंचिंग का रिकमेंडेशन देनी है, स्प्रे का करना है, तीसरा हमें करना है कि सॉइल को प्रमोट करें। कैसे करेंगे? 1 बोरी नाइट्रोफास, 2 किलो सल्फर और 8 किलो ह्यूमिक एसिड पर एकड़ हर फील्ड में देना उनको। ये 3 रिकमेंडेशन को देनी है बस। अगर इस कंट्री की इस बीमारी को कंट्रोल करना है, या ऑनियन को कंट्रोल करना है, या किसी भी चीज की तरफ जाए, कोई भी क्रॉप लगाएं, तो ये जो फर्टिलाइजर है ये जरूर देना ही देना हर एकड़ में। ओके, ये आप जनरल रेकमेंडेशन दे रहे हैं सॉइल की जो टेक्सचर है और जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए और पीएच बेहतर करने के लिए। जी 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 जी। चाहे वो कोई और भी क्रॉप है, उसमें भी ये चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो। जी सर, जी सर, बिल्कुल। कोई और प्रोडक्ट भी अगर, ठीक है, ठीक है। तो अनियन के लिए स्पेशली आपने बताया कि पैथोजन और बैक्टीरिया जो है उसकी आपने ट्रीटमेंट बता दी। और इसमें सर एक छोटी सी आपसे गुजारिश ये करनी थी कि आपने सीड ट्रीटमेंट की बात की है कि सो करने से पहले सीड को भी आप ट्रीट करें, तो उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें कि वो किस फंजीसाइड से ट्रीट करें और किस डोज से करें। यही फंजीसाइड इस्तेमाल करें, कार्बेंडाजिम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाएं, या फिर आप ऑप्शन कर सकते हैं 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के कर सकते हैं, 1 kg सीड के हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको इलिएट से भी कर सकते हैं 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से। ये बिफोर सोइंग, ये बिफोर सोइंग ट्रीट भी करें सर। उसके अलावा जब आपकी नर्सरी, क्योंकि डंपिंग ऑफ जो है ना 2 तरीके से मैंने बताया ना आती है, एक तो आती है सीड आपने लगाया, सो किया, उसी के अंदर उसकी राटिंग आ गई, तो ये हो गया आपका प्री। और पोस्ट आपका होता है जैसे ही आपका सीड निकला तो जस्ट कुछ सेंटीमीटर ऊपर से ना वो रिंग रॉट बनना शुरू हो जाएगा, तो वो उसका डंपिंग, ये दो तरीके से आती है ना। तो अगर पोस्ट आ गई तो आपको उसको डेंचिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपकी क्रॉप 1.5 महीने की हो गई, वैसे तो कहते हैं कि 45-40 दिन के बाद उसको ट्रांसप्लांट आप कर दो,
लेकिन अगर 20-30 दिन की आपकी नर्सरी हो गई और ये प्रॉब्लम आ गई तो आपको सारा जो आपका बेल्ट बना हुआ आपको ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी उसकी। वो मैंने आपको तरीका बताया, कार्बेंडाजिम 250 ग्राम 120 लीटर पानी में और स्ट्रेप्टोमाइसिन 60 ग्राम, ये मिला के ये 1 एकड़ का डोज है, ये ट्रेंचिंग। और स्प्रे के लिए मैंने आपको कहा था कि मैनकोज़ैब मेटल एक्सल 250 ग्राम 120 लीटर का ड्रम होता है, उसमें आप डाल लें और फिर उसको आप स्प्रे करें, थारोली स्प्रे करें। स्प्रे का तरीका होता है कि बाकायदा उसको आप नहला दें बूटे को ना। ये 2 तरीका अप्लाई करें। तीसरा सॉइल वाला, वो तो आपको पहले करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर जो हमें देनी है ना। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आई है, हमारे ग्रोवर्स परेशान हुए हैं, उनकी क्रॉप बड़ी काफ़ी हद तक नहीं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह से आइंदा के लिए इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक अपनी क्रॉप को सेव कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम खावर साहब, मुझे भी टाइम दें। हाजी मोहम्मद इकराम बोल रहा हूँ मैं। जी हाजी साहब, आप प्लीज बात करेंगे। करूँ बात? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाजी मोहम्मद इकराम राई, एक्सपोर्टर, कोल्ड स्टोर